देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी आदेश देगा उसका हम सम्मान करते हैं, पर जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी की, उनको एक अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा, दोनों चीज को मिक्स नहीं कर सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अगर एफआईआर रीइंस्टेट करने से मना कर दिया है तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी को हटाना आवश्यक है। वो बदले की भावना से बदले की राजनीति कर रहे हैं उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि में इस तरह से बदले की राजनीति न कभी पहले हुई है, न हम इसको होने देंगे। इसकी शुरुआत और अंत त्रिवेंद्र सिंह रावत से हुई है और यहीं पे ये खत्म भी होगी। ठीक है मैम, आवश्यक है कि हम वेट करें कि माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, लेकिन लोगों की आवाज को दबाना बंद करे सरकार, और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटना पड़ेगा। ठीक है त्रिवेंद्र सिंह रावत, देखिए, मैं फिर कहूंगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय पे जाने का अधिकार है उन्हें, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या ये सचमुच में मतलब जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन दिख रहा है? इज दिस जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन? इट इज नॉट, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव कर दिया है कि कहीं ना कहीं से पैसे आए। कहां से? झारखंड से, उत्तराखंड में। मगर आप इसमें बदला किससे निकाल रहे हैं? उन पत्रकारों से जो इस बात को दोबारा उठा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को क्लीन चिट पहले दिलवा दी एसआईटी से। एसआईटी आपकी, सरकार आपकी, आप जो चाहे कर ले। अब माननीय उच्चतम न्यायालय में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि पत्रकारों के विरुद्ध जो मैटर है उसे क्वॉश किया था हाई कोर्ट ने, उसको रीइंस्टेट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब है सरकार अपनी पुलिस को देखे कि क्या ये पत्रकारों की आवाज दबा के जनता को भी मैसेज देना चाह रही थी कि तुम्हारी भी आवाज को इसी तरह से दबाई जा सकती है। अगर आप किसी कुर्सी पे बैठे हुए तो पूरा अमली जामा आपके पास है, आपके पास पूरा सिस्टम है, आप जिस तरीके से चाहेंगे पूरे सिस्टम के वकील हो, सबको इस्तेमाल करेंगे। आप कुर्सी से हट जाइए, आपको क्लीन चिट मिल जाए माननीय उच्चतम न्यायालय से, दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाइए। ठीक है मैम, ऐसी भी क्या मैम एक और मेरा सवाल आपसे, सुजाता जी, जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर दावा करती रही है कि सबका साथ सबका विकास, क्या इसी तरीके से जो आरोप लग रहे हैं घूसखोरी के चलते, क्या और किसका विकास होगा? सबका साथ सबका विकास करने के बजाय ये साफ है, अगर ऐसे आरोप लगे हैं तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं का विकास कर रही है, और जो उनके दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलती उसका विनाश कर रही है। तो सबका विकास का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का विकास, ना कि देश का विकास, ना कि राज्य का विकास, ना कि जनता का विकास। मगर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, और इस वजह से जनता की अदालत में जो फैसला होगा वो मुख्यमंत्री को पता चलेगा। क्योंकि आज अगर ये बच रहे हैं तो कल कुर्सी से हटेंगे भी तो, या सदैव के लिए कुर्सी पे रहेंगे, अजर अमर है, ये कुर्सी केवल इनकी है। आज अगर इनके ऊपर आरोप लगे हैं तो जांच ठीक प्रकार से हो, इसकी कोशिश पहली होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जो इनके अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत ये माननीय उच्चतम न्यायालय गए। लेकिन पूरी सरकार का फायदा उठाकर, उसका इस्तेमाल करके अगर ये केस को लड़ते हैं तो क्या ये लेवल प्लेटफॉर्म रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है, और मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन करती हूँ कि इन्हें कुर्सी से हटाए। जेपी नड्डा जी से निवेदन करती हूँ कि इन्हें कुर्सी से हटाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो आरोपी हैं वो खुलकर सामने आएंगे। देखिए, इस मैटर को हमें कई लेवल्स पे देखने की आवश्यकता है। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है उस पर मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी तक कहा है, जो स्टे नहीं, देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जाने का सभी को अधिकार है, उनको भी अधिकार है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं देखिए, बहुत सारे विषय हैं जो जनता को जानने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जनता बिल्कुल। का अधिकार है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है जो अपनी साफ बात छवि बताते हैं। मगर ये केवल आरएसएस के व्यक्ति है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये बदले की भावना से काम करते हैं। और ये बात प्रूव हो गया है इस बात से कि राजद्रोह का जो सेक्शन लगाया गया था हमारे 3 पत्रकारों पर, वो बदले की भावना से लगाया गया था। क्योंकि ये जो दोनों वेब पोर्टल्स हैं और उमेश जयकुमार, ये कॉन्स्टेंटली मुख्यमंत्री के पीछे लगे रहते हैं, विषयों को उठाते रहते हैं, और लिटरली मैं कहूंगी कई इश्यूज में मुझे ऐसा लगता भी है
जैसे कि उमेश कुमार उन्हें पर्सनली भी टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप मुख्यमंत्री होते हुए अपनी पावर को मिसयूज करें, अपनी पुलिस को लोगों के पीछे लगाए उन्हें प्रताड़ित करने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि राजेश शर्मा को जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें पीटा गया था, उन्हें क्यों पीटा गया था पुलिस हिरासत में, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट क्यों लगाया गया? जो पत्रकार होता है उसे प्रबुद्ध माना जाता है, लेकिन आज जो देश में हो रहा है वही उत्तराखंड में हो रहा है और हम इसे नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में भी पत्रकारों को अपनी तरफ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सुजाता जी ये वही पत्रकार हैं जब उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार थी, तब इन्हीं पत्रकार ने, यही वो पत्रकार जिन्होंने एक स्टिंग किया था, पूरी सरकार हिल गई थी कांग्रेस की, ये वही पत्रकार है मैम। तो इसका क्या मतलब? तो ये क्या वाकई में? बिल्कुल, देखिए सुनिए, अगर उन्होंने उस समय स्टिंग किया और उस स्टिंग को आप सही मान लेंगे और अब जो ये करेंगे उसको गलत मान लेंगे। अरे इन्होंने तो पाले हुए हैं, जब आप किसी को इस तरह से बढ़ाते हैं तो वो पलट के जब आपको आके दिखाता है तो तब आप कहते हैं कि इसकी आवाज दबाओ क्योंकि इसको तो मैंने बढ़ाया था, ये नहीं चलेगा। लेकिन जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि 2015-16 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो झारखंड के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी हुई तो उस समय 25 लाख का अमाउंट ट्रांसफर हुआ उत्तराखंड में। तो झारखंड से उत्तराखंड पैसा आता है, नोटबंदी के समय में आता है, मुख्यमंत्री का नाम उसमें आता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर ये कहा जाए कि भाई इसमें क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन अगर इस मामले को फिर से उठाया गया है, एक व्यक्ति कह रहा है मेरे पैसे वापस करो, वो झारखंड का व्यक्ति है, हम फिर से हमें याद रखना पड़ेगा कि झारखंड का व्यक्ति कौन से पैसे मांग रहा है जो डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के समय में झारखंड से उत्तराखंड आए थे। अब ये पैसा मुख्यमंत्री के पास नहीं गया तो जांच करवा कर इसको हम एकदम साफ छवि का मुख्यमंत्री मान लेते, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर अब आरोप लग गए हैं, मामला उच्चतम न्यायालय में। आप मुझे बताइए, अगर मामला उच्चतम न्यायालय में है तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि वो अपनी कुर्सी से उतर जाए? जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको ठीक प्रकार से चलने के लिए उनको भी तो उतरने की जरूरत है, वरना क्या वो एविडेंसेस के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, कोर्ट में भी तो एविडेंसेस बिल्कुल, लेकिन अब एक देखिए इस मैटर को हमें कई लेवल्स पे देखने की आवश्यकता है। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है उस पर मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी तक कहा है, जो स्टे हुआ है वो स्टे केवल सीबीआई जांच पर हुई है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि जो राजद्रोह वाला केस स्क्वॉश किया गया था, उस स्क्वॉशिंग को करने के बाद एफआईआर को रीइंस्टेट करा जाए। इसका मतलब क्या है? आप इसमें पीछे जाके थोड़ा सा देखेंगे तो हरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि उनका और उनकी पत्नी का कोई लेना देना नहीं है मुख्यमंत्री जी से। उनकी वाइफ जो है मुख्यमंत्री की वाइफ की बहन नहीं है। उनके जो अकाउंट के डिटेल उमेश जय कुमार ने दिखाए थे वो अवैधानिक रूप से निकाले गए थे। ये नहीं कहा कि उसमें तथ्य गलत थे, और उन्होंने कहा कि मेरा इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। भाई मुख्यमंत्री से लेना देना नहीं है तो सरकार से लेना देना नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें 420, 467, 468, 469, 471 लगती है, 120 भी लगती है, यहाँ तक तो समझ में आ जाती है। उसके बाद सरकार कहाँ से आ जाती है? उसके बाद सीओ की जांच के बाद अगर आप पैरा 8 में देखें तो सीओ की जांच में सारी बातें साफ है। उसके बाद आप एक और धारा उसमें जोड़ते, गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं। आप पत्रकारों को क्या करना चाह रहे हैं? आवाजें दबाना चाह रहे हैं। आप गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं और साथ में आप 124A लगा देते हैं। राजद्रोह कैसे लगता है? एक पर्सनल एक व्यक्ति केस कर रहा है पत्रकारों के विरुद्ध, इसमें पुलिस की क्या मिली भगत है? पुलिस किसके लिए काम कर रही है? पुलिस क्या पत्रकारों से बदला लेने की कोशिश कर रही है? क्या पत्रकारों में दो भाग हो गए हैं? ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। जिस प्रकार से एक पत्रकार ने हर जगह सोशल मीडिया पे इस वक्त लिखा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि सूचना विभाग जो है उसके अध्यक्ष, उसमें एक हाई पावर कमेटी है जिसके ये अध्यक्ष है, ये मुख्यमंत्री जी को अभिमन्यु बता रहे हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, अभिमन्यु को बचाना होगा, इसलिए उनको बचाने के लिए आपने पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा दिया था। राजद्रोह का मुकदमा आपने किया, वो क्वॉश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि नहीं, वो क्वॉशिंग वैसे ही रहेगी, उसको रीइंस्टेट नहीं किया। तो इसमें आप मुझे बताइए, ये बदले की भावना से सरकार काम कर रही है या नहीं? क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ठीक है मैम, अब ये जांच का विषय है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और जांच के बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार जिस तरह से आरोप लगाया गया था उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि समीक्षा होगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये उत्तराखंड की ही बात नहीं है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार, वहां पर कई पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए क्योंकि उन पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ खबरें दिखाई, मुद्दों को दिखाया, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है जहां जहां पर भी जो है बीजेपी की सरकार है? जी बिल्कुल करा जा रहा है। पत्रकारों की आवाज नहीं दबाई जा रही, तो आप मुझे बताइए क्या हो रहा है। क्राइम स्टोरी नाम दिया गया था, पर्वतजन डिजिटल नाम दिया गया था उस एफआईआर में, जिसमें उमेश जय कुमार को नामजद किया गया था, लेकिन बाकी 2 ऑर्गेनाइजेशन थे, इनको नोटिस देकर इन्हें बुलाया जाना चाहिए था या नहीं? आप मुझे बताइए कि रात के समय में किस प्रकार से राजेश शर्मा जो क्राइम स्टोरी चलाते हैं, उनको किस तरह से उनके घर से उठाया गया, कितने दिन वो जेल में रहे। आप मुझे बताइए कि जो वो जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एफआईआर को रीइंस्टेट करने से मना कर दिया है, इसका मतलब तथ्य झूठे हैं। जो हरेंद्र सिंह रावत, जो जिनका रिश्ता बताया जा रहा था मुख्यमंत्री से, जो इस बात को झुठला रहे थे स्वयं, उनका एफआईआर झूठा है। आप मुझे बताइए कि जिन पत्रकारों को पुलिस उठा के ले गई, जिन्हें प्रताड़ित किया, जिनको जेल में रखा गया इतने दिन, क्या उनके परिवारों के ऊपर क्या गुजरी होगी? उनकी क्या कोई आत्मसम्मान नहीं है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? उनको आप बंद कर देंगे बिल्कुल, इसलिए क्योंकि वो आपके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। लेकिन सुजाता जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन पत्रकारों की तरफ से ये आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाया गया था कि रिश्तेदारों के खातों में जो है घूसखोरी का पैसा आया है, क्या उन बैंक के जो अकाउंट है उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर वाकई में ऐसा नहीं हुआ तो जांच होनी चाहिए, तो फिर सरकार क्यों डर रही है? देखिए, ये विषय अब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन अगर आप नैतिकता देखेंगे तो नैतिकता के आधार पे अगर सचमुच में 0 टॉलरेंस की भारतीय जनता पार्टी होती तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते। मुख्यमंत्री ये कहते त्रिवेंद्र सिंह रावत की जांच करा लीजिए और मैं पाक साफ निकल के आऊंगा, मगर ये कहने की उनकी हिम्मत नहीं है। एक और बात आपको बताऊं कि उस एफआईआर में हरेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा है कि उमेश जय कुमार ने इन कागजों को, जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल है, जो कागजात है मेरी वाइफ के और मेरे, उनको अवैधानिक रूप से निकाले हैं। ये नहीं कहा कि उसमें दिए गए तथ्य गलत है। इसका मतलब है कि हरेंद्र सिंह रावत स्वयं मानते हैं कि वो कागज जो है इलीगल तरीके से निकाले गए, मगर कहीं ना कहीं उसमें कुछ है ऐसा जिसकी जांच करी जानी चाहिए। जहां तक इस मामले की बात है, इसमें एक बात साफ हो गई है कि ये सरकार 0 टॉलरेंस की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। जो पार्टी ये कहती है और बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है और भ्रष्टाचार के प्रति हम 0 टॉलरेंस रखते हैं, उस पार्टी में अगर किसी के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो क्या वो मंत्री बन सकता है? क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? ये बड़ा सवाल है। आज केंद्र नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कटघरे में खड़ा है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है इस बात की कि हम 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति। अगर वे सचमुच में 0 टॉलरेंस है तो आप मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर इस प्रकार के आरोप लगे हैं तो क्या उस व्यक्ति को कुर्सी पे बैठने का अधिकार है? नैतिकता के आधार पर। लेकिन आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं सुजाता जी, अभी आरोप साबित नहीं हुए, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचे जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरोप होते हैं। ये सारी जो जगहें हैं, ये पोस्ट है, ये जनहित के पोस्ट है, जनहित के कार्य करने वाले पोस्ट है। अगर आरोप लगते हैं तो आपको कुर्सी से उतर जाना चाहिए और तब तक उतरे रहना चाहिए जब तक आपको क्लीन चिट ना मिल जाए। अगर आपको क्लीन चिट मिल जाती है आप दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, मगर कुर्सी का मोह ऐसा होता है कि आप कुर्सी को नहीं छोड़ सकते। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार आपके अंदर है, आपकी रग रग में है भ्रष्टाचार, इस वजह से आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इस मैटर में, पूरा मैटर आप अगर देखें, जो मैटर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया और उसके बाद अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष गया, तो वो मैटर
माननीय न्यायालयों के बीच में है, वो उसमें आप और मैं कोई नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। बिल्कुल। जो माननीय न्यायालय ने बात कही थी उसका हमें मान करना चाहिए, है ना। अब आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आज सुबह आया है, अगर और आदेश नहीं है तो स्टे लगी है। अगर स्टे लगा भी है तो आप मुझे बताइए, मुन्ना सिंह चौहान ने कल एक पीसी करी थी। मुन्ना सिंह चौहान सवाल उठा रहे थे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर, क्या उनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए? क्या उनको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए? वो कौन होते हैं बिल्कुल, क्योंकि